चेक कर लो जरा। गुड इवनिंग मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों साथियों, स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में। साथियों, लूसेंट में हम लोगों ने एक अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया है। वो अध्याय है प्राचीन इतिहास। और सबसे पहले बात बता दें, आज वीडियो के अंत में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आपको इंतजार है ना कि वो चीज हमें पानी है, कैसे मिलनी है। तो भाई साहब, जब वीडियो समाप्त होगी तो उसके अंत में आपको एक सरप्राइज मिलेगा, बिल्कुल भी तैयार रहिएगा उस सरप्राइज को जानने के लिए। तो साथियों, बिल्कुल आज कमर कस लो, क्योंकि आज जो क्लास है वो प्राचीन इतिहास से ही है, लेकिन आज राघव सर की स्पेशल यूनिट फर्स्ट। भाई साहब, मैंने बोला था ना तुम्हारा लेवल यहां से यहां करूंगा मैं, ठीक है, यहां से यहां करूंगा। भाई साहब, लूसेंट सब पढ़ रहे, पढ़ा दिया हमने, प्राचीन इतिहास समाप्त कर दिया। अब बात आती है कि मध्यकाल भारत हम पहले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जो चीजें मिस होती हैं पेपर में लूसेंट के अलावा, वो भी तो कंप्लीट करनी है मेरे को। तो भाई साहब, सभी लोगों को याद कर लो, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, राघव सर की स्पेशल यूनिट फर्स्ट। ठीक है, ज्यादा स्पेशल यूनिट नहीं लूंगा प्राचीन इतिहास में, सिर्फ 3 से 4 यूनिट लूंगा स्पेशल, ठीक है। क्योंकि अभी तुम देखो, खुद ही पता चल जाएगा आज पढ़ना क्या है, क्योंकि आज सभी को पता ही नहीं चल रहा पढ़ना क्या है। भाई साहब, क्यों है कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आवाज जरा चेक कर ले, टेक्निकल टीम से कहना चाहते हैं आवाज जरा चेक कर ले वीडियो चला के। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, मैथ की क्लास होगी, मैथ की क्लास जो टाइमिंग हो गया वो 9:30 हो गया, ठीक है, 9:30 बिल्कुल। इस पे जरा वीडियो चला के देख ले, मैं खुद ही देख ले। आवाज आ रही होगी बच्चे? अरे बेटा, क्यों पागल बनाते हो? मैं ही मिला हूं पागल बनाने को सुबह सुबह, क्यों? अरे भाई साहब, पागल बनाओ, किसी और को बनाओ, फालतू का मेरे को बना देते हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। श्रद्धा सिंह कह रहे हैं राघव सर उन्नाव वाले चरण बंदन। बेटा प्रणाम सभी बच्चों को, और एक प्रकार से बहुत सारा प्यार। और हाँ, जितने भी बच्चे हैं सभी का प्यार हमारी तरफ से, और उनके माता पिता जो भी हमसे बुजुर्ग हैं, जो भी हमसे बड़े हैं, सबके लिए उनके चरणों में एक प्रकार से हमारा बंधन है, अभिनंदन है, ठीक है। तो साथियों, फटाफट सभी बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आज अपनी हम स्पेशल यूनिट राघव सर स्पेशल यूनिट फर्स्ट बिल्कुल एक बहुत ही धुआंधार तरीके चले। और आप लोग इतना लाइक शेयर करना, इतना प्यार देना कि भाई साहब, प्राचीन इतिहास की 24 यूनिट के बाद जो नंबर आया है स्पेशल यूनिट पहली का, तो भाई साहब उनको मजा आ जाए कि हाँ, उनको भी लगे कि क्या सर तुमने स्पेशल यूनिट में पढ़ाया है। तो फटाफट सभी साथियों को शेयर कर दो, कह दो भाई साहब आ जाओ, आज स्पेशल है, स्पेशल यूनिट है, तुमको लूसेंट में नहीं मिलने वाला, तुमको स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलने वाला। एक ये मान लो कि बूंद बूंद का सागर जैसे होता नहीं, बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके हमने मटके को भरा है, तो वही वाला हाल मान लो आज कि बूंद बूंद हमने सब जगह से मैटर निकाल के एक जगह मैटर पूरा समो दिया है। चलो शुरू करते क्लास को। बेटा आई लव यू टू, बेटा पंकज बेटा, अच्छा प्यार के वर्ड जरूर बोलोगे, आई लव यू, आई लव यू। हाँ, बहुत प्यारा वर्ड है तुम्हारे लिए। जब फरवरी महीना आएगा तब क्या करोगे भाई साहब, 7 दिन तो अगवा दोगे हमें। चलो बहुत बढ़िया, चलो हाँ शुरू करते हैं। बिल्कुल, अच्छा हमसे पढ़कर मजा आ जाता, क्या बात है भाई साहब। चलो भाई साहब, आज स्पेशल यूनिट क्या है तो देख लेते हैं। स्पेशल यूनिट क्या है तो याद कर लो, स्थापत्य कला, प्राचीन इतिहास का स्थापत्य कला। और ये मान लो, ये अगर पढ़ोगे ना अभी पेपर में, तुमको एक से बढ़कर एक प्रश्न आज दिखने वाले हैं। स्थापत्य कला का मतलब क्या है, पहले तो दिमाग में ये समझो।
स्थापत्य कला का मामला यह है कि भाई साहब जितने भी प्राचीन काल में इमारतें, मंदिर, जितनी भी चीजों का निर्माण हुआ है आज खत्म कर देते हम लोग। शैली के बारे में समझेंगे। कहते नहीं है तुम्हारा घर किस, जैसे अभी तुमसे हम कहें कि भाई साहब तुमने अपना घर ऐसे बनवाया मिस्त्री से गांव वाले के कि आर्किटेक्चर का यूज किया, अरे मैंने तो नक्शा बनवाया था 20,000 रुपए का तब बनाए। तो भाई साहब उस समय भी शैली के उदाहरण होते थे, कई प्रकार की स्टाइल होती थी। मतलब 3 प्रकार की शैलियां भारत में प्रचलित हैं। कितने प्रकार की? 3। तो सबसे पहले तो स्थापत्य कला में हम शैली की बात करेंगे। तो पेपर में देखो प्रश्न कैसे आते हैं, अभी तुम आंसर दोगे, मैं नहीं दूंगा, तुम दोगे कि आंसर किस प्रकार आएंगे। देखो भाई साहब सबसे पहले तो स्थापत्य कला में देखते हैं शैली कि जितने भी मंदिर भवन का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की शैली में हुआ है। स्थापत्य कला का मतलब है मंदिर एवं भवनों का निर्माण किस स्टाइल में, किस शैली में, और ये जब बड़े बड़े मंदिर भवन सब निर्मित हुए इसी को कहते हैं स्थापत्य कला के अंतर्गत रख देते हैं। और भाई साहब जो बात यहां चल रही शैली की, शैली पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे, हमें पता है नहीं पढ़े होगे भाई साहब। क्यों? क्योंकि आज तक तुमको कोई पढ़ाया ही नहीं। तुम तो वो पढ़ के चले आए हो कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कर दिया, ये सब चीजें पढ़ के पूछे तो बता दोगे। लेकिन ये सोचो भाई साहब जो चीज सिलेबस में है वो क्यों नहीं तुम लोगों ने पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आज तक गुमराह रहे। लेकिन मैं गुमराह नहीं करूंगा, मैं चाहूं तो दूं या ना दूं, लेकिन मेरा देना कर्तव्य है भाई साहब, पढ़ा रहा हूं, एज अ टीचर हूं। शैली कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की शैली, ठीक है। अब बात समझो 3 प्रकार की शैलियां वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो बहुत जबरदस्त तरीके से याद कराऊंगा, याद कर लेना। देखो 2 प्रकार की शैली यहां पे बताऊंगा। हाँ जब ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, अंबू सर से कहना चाहते थोड़ा ब्राइटनेस देख लें आके, बिल्कुल जबरदस्त। निहाल पांडे जी कह रहे हैं रघुपति राघव राजा राम मेरे राघव सर सबसे महान। चलो हाँ ब्राइटनेस जरा देख लें। चलो बहुत बढ़िया। शैली कितने प्रकार की मेरे बच्चा? पहले ये बता बड़े प्यार से, भारत को हम कितने भागों में बांटते हैं? मिनिमम 2। प्राचीन भारत का नक्शा ऐसे बनता था, इसको बोलते थे उत्तर भारत, इसको बोलते थे उत्तर भारत, और इसको बोलते थे दक्षिण भारत। पढ़े मेरा बच्चा? और यहां पे वही सफल है। आज की कक्षा में असली विद्यार्थी वही रहेगा, वही सीख पाएगा जिसने फर्स्ट से लेके पूरे 22 लेक्चर अटेंड किए। क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर है 23rd। मैं इंग्लिश भी बोल लेता हूं, याद रखना। चल इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब। कितने भागों में बटा था भारत? 2, उत्तर भारत दक्षिण भारत। क्लियर? अब याद कर लेना यहां के जितने मंदिर भवन हैं उत्तर भारत, यह दक्षिण भारत। तो याद कर लेना शैली को 2 भागों में बांटा गया। एक शैली होती जिसका नाम है नागर, क्या नाम है? नागर। और एक शैली है जिसका नाम है द्रविड़ शैली। तो यह चीज याद रखिएगा बड़े प्यार से कि द्रविड़ शैली और नागर शैली 2 याद हो गई। अब तुमको पहचानना यह है कि भाई साहब नागर शैली भारत के किधर विकसित की और द्रविड़ शैली किसकी। तो आपको पता होगा क्रिकेट के मैदान में एक क्रिकेट वाल के दवाल के नाम से जाने जाते थे राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ जो जाने जाते थे वो खिलाड़ी हुआ करते थे कर्नाटका के। तो कर्नाटका के खिलाड़ी हुआ करते थे। उससे पता चलता है कि कर्नाटक दक्षिण भारत का राज्य है। तो पता चल गया जो द्रविड़ शैली है वो कहां पर विकसित है, वो किस क्षेत्र की है? साउथ इंडियन। जो नागर शैली है वो किस क्षेत्र से है? उत्तर भारत की। तो इतनी बात पता चल गई। नागर शैली जितने भी मंदिर भवन का निर्माण हुआ है उत्तर भारत में किस शैली में किया गया है? तो उत्तर भारत में किया गया है नागर शैली में, तथा दक्षिण भारत में किस शैली में किया गया है? तो द्रविड़ शैली में। आज के बाद 2 प्रश्न तो पक्के हो गए। 2 प्रश्न तो तुम्हारे खून में दौड़ रहे होंगे कि भाई साहब नागर शैली कहां पर है, विकसित है, और द्रविड़ शैली कहां पर है। इतनी बात तो पता चल गई। भाई साहब पता ना चली हो तो समझ लो, ठीक है? बिल्कुल बहुत बढ़िया।
शाम को 7 बजे डेली लाइव चलती है और वीडियो के अंत तक रहना। आज बहुत बड़ा सरप्राइज है, सुन के केवल तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ठीक है, चलो भाई साहब, जो नागर शैली है वो भारत के किस दिशा में थी? मतलब इससे पता यह चल रहा कि जितने भी मंदिर एवं भवनों का निर्माण हुआ प्राचीन भारत में, वो कितनी प्रकार की शैलियों में बने? 2 प्रकार की, एक नागर और एक द्रविड़। नागर शैली किधर, नागर शैली का उपयोग किधर किया गया? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में द्रविड़। अभी तुमसे क्वेश्चन हम तुम्ही से पूछेंगे, तब तुम बताना। क्लियर है? अब याद कर लो बहुत अच्छे से। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, नागर शैली, जो नागर शैली पूरी प्रसारित थी या विकसित थी, वो कहां पर? विशेष रूप से उड़ीसा के क्षेत्र में। नागर शैली का उद्भव या विकास कहां पर हुआ? विशेष रूप से उड़ीसा के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा, नागर शैली भारत में किस राज्य में स्पेशली फोकस्ड थी? तो भाई साहब स्पेशली फोकस्ड थी उड़ीसा वाले राज्य में। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर होगी। अभी देखना, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं तुमको, फिर बात समझो। तुमसे एक बार आईएएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, आपको पता होना चाहिए, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो यहां एक नदी बहेगी जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा जो है महाबलेश्वर से निकलती है, कर्नाटका में पड़ता है स्थान, और यह जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह कृष्णा नदी का मुहाना है। लेकिन कृष्णा नदी और इसके बीच में यहां पर तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है कन्याकुमारी, जो भारत का मैदानी भाग का सबसे अंतिम बिंदु है। बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि मास्टर पगला गया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, भारत का अंतिम बिंदु जो है, जब बात बोली जाती है तो इंदिरा पॉइंट को बोला जाता है, लेकिन मैंने बोला क्या है? मैंने बोला यह है कि भारत का जो अंतिम बिंदु, मुख्य भूमिका है, वो कन्याकुमारी है। क्लियर है बात? तो भाई साहब, कृष्णा नदी तथा कन्याकुमारी अंतरीप, अंतरीप किसको बोलते पता है? अंतरीप नहीं पता होगा भाई साहब, कुछ पता ही नहीं तुमको। अंतरीप बोलते हैं केप को। और केप क्या होता है? जो समुद्र का एरिया होता है जहां पे पानी थोड़ा सा घुस आता है, बाद में फिर उसके चारों ओर क्या हो जाता है? बन जाता है, एक प्रकार से स्थल मार्ग आ जाता है, उसको कहते हैं केप। केप मतलब अंतरीप, याद रखिएगा। अंतरीप बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं केप। भाई साहब, अगर तुम आज ताकत लगा दो ना, आज 1000 बच्चा आएगा यहाँ पे, 1000 बच्चा। और राघव सर की स्पेशल यूनिट क्लास जो फर्स्ट है, जो मैंने खुद मेहनत की है इस क्लास में, कोई लूसेंट की किताब में चीजें नहीं है, मैंने खुद इस क्लास को डिजाइन किया है। तो याद रखिएगा भाई साहब, ऐसी क्लासेस सिर्फ उन्हीं को मिलती हैं जो बच्चा नियमित रूप से रहता है और नियमित रूप से पढ़ाने की क्षमता जिसमें होती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त पढ़ाएंगे, गारंटी बता रहे। तुमको लाइक शेयर बस करना और कुछ नहीं करना। याद रखिएगा, मैंने तुमसे कहा कन्याकुमारी अंतरीप। अब बच्चों को यह नहीं पता होता अंतरीप क्या होता, अभी ज्योग्राफी पढ़ोगे जाके तो पता चल जाएगा अंतरीप क्या होता। तो अंतरीप समझ लो मेरे बालक क्या होता है। अंतरीप ये समुद्र का इलाका, पूरा समुद्र का इलाका, और यहां पर ये अंतरीप, ये पानी अगर थोड़ा उधर से चला गया, पानी अगर अंदर चला गया स्थल मार्ग की ओर, फिर इधर से स्थल बन गया, तो ये वाला एरिया कहलाता है अंतरीप। तुम लोग सुने होगे भाई साहब, जो वास्को डिगामा आया था ना अफ्रीका में, केप ऑफ गुड होप से होकर आया था। ये वन लाइनर रटे हो गए, केप ऑफ गुड होप, तूफानी अंतरीप, उत्तमासा अंतरीप। क्यों पढ़े थे? क्योंकि भाई साहब वन लाइनर रट रहे थे, कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे थे। और मेरा काम क्या है जीएस में? वन लाइनर नहीं सिखाना, जीएस का पूरा चीर फाड़ करके एक बार में स्वाहा कर देना। तो भाई साहब याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अंतरीप का मामला समझ में आ गया। तो अंतरीप को मैं यहां पे क्या कर देता हूं? हटा देता हूं, जिससे इसका नामो निशान यहां पे मिटा देता हूं मैं। और इधर से आ जाओ, कृष्णा नदी और कन्याकुमारी अंतरीप के बीच का जो ये क्षेत्र कहलाता था, ये क्षेत्र भाई साहब, इतने जो क्षेत्र में है, जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ है, वो कौन से शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ शैली में।
ठीक है। और जितने भी उत्तर भारत के मंदिर हैं तो भाई साहब वो किस में बने हैं? नागर शैली में। अब बच्चे बच्चे को पता है कि सूर्य का जो सूर्य देवता का मंदिर है कोणार्क उड़ीसा वाला जो कोणार्क मंदिर है जो भगवान सूर्य को समर्पित है, तुमसे पूछ लिया जाए पीसीएस के पेपर में बैठे हो, चाहे बीपीएससी को, जेपीएससी को, चाहे यूपी पीसीएस को, चाहे एमपी पीसीएस को, जहां का पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे कोई भी आयोग हो, चीर फाड़ कर दोगे। भाई साहब मैं कोई स्पेशल नहीं पढ़ाता हूं, मैं जीएस स्पेशल पढ़ाता हूं, बस इतना मुझे पता है, सारे एग्जाम ओरिएंटेड। ये मुझसे कोई क्वेश्चन ना करना टीजीटी पीजीटी भाड़ में गए, भाई साहब सब पेपर दो जाके, तुम सब निकल जाएगा। अब तुमसे पूछा जाए कोणार्क का सूर्य मंदिर, पेपर में प्रश्न आ गया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है, बच्चा लेहे कंफ्यूज, दिमाग उसका पगला गया दिमाग। क्यों पगला गया? क्योंकि भाई साहब उसे यही नहीं पता था, वो तो आज तक बस इतना पढ़ता था उड़ीसा का सूर्य मंदिर जो है ना वो सिर्फ कहां पे स्थित है? कोणार्क में। उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते थे, लेकिन आज तक जीवन भर उसने ये नहीं सीखा किस शैली में बना हुआ करता था। आज मैं बता दे रहा हूं, याद कर लेना, उत्तर भारत के जितने मंदिर होंगे ना सारे के सारे नागर शैली में होंगे, ठीक है, सारे के सारे नागर शैली में होंगे। और जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर होंगे, जैसे तुमसे कह दिया जाए मीनाक्षी मंदिर बताओ, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, मेरे बच्चुआ तुरंत बताएगा कि जो दक्षिण भारत का मामला है मीनाक्षी मंदिर तो मदुरई तमिलनाडु में ना वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो द्रविड़ शैली और नागर शैली, अगर अब तू कंफ्यूज हुआ ना भाई साहब दिल में चोट लगेगी और बाण लग गया ना तो मैं गिर जाऊंगा तुरंत। चल मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। 360 डिग्री का भी क्लास, 360 डिग्री के क्लास के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ जबरदस्त, बहुत बढ़िया। वीडियो को खूब चीर फाड़ करके शेयर कर दो, दुश्मनों के घर में फैला दो, कह दो आ गया है लूसेंट का पढ़ाने वाला क्या मास्टर, ठीक है। बता देना, कह देना तुम तो लूसेंट की यूनिट केवल छपवाए हो, लिखवा के रटवाए हो, यहां पर स्पेशल यूनिट भी तैयार की गई है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। तुम भाई साहब पता चल गया नागर शैली जो है वो कहां पर विशेष रूप से है, विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में है, इतनी बात दिमाग में फिट हो गई। द्रविड़ शैली कहां पर है? कृष्णा और कन्याकुमारी अंतरीप के बीच में कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली। स्पेशली कह सकते हो कि ये वाला दक्षिण भारत का एरिया द्रविड़ शैली। अब बच्चा एक ट्विस्ट देता हूं, मैं एक ट्विस्ट देता हूं, याद कर लेना, नागर शैली और द्रविड़ शैली का जहां संगम मिल जाए, मतलब हम गए, हमने कहा हमारा जो भवन होना चाहिए उसमें नागर शैली भी दिखे और द्रविड़ शैली भी दिखे, और दोनों शैली का जब संगम दिखेगा तो भाई साहब वो शैली कौन सी कहलाएगी? तो वो एक अलग ही शैली होगी। उस शैली का नाम था बेसर शैली। उस शैली का नाम था बेसर शैली। तो बच्चा मेरा बताएगा कि राघव सर ने पढ़ाया था कि भाई साहब किस शैली को नागर तथा द्रविड़ का संगम कहते थे, मिश्रण कहते थे, मिक्सअप कहते थे, मिक्सचर कहते थे। मेरा बच्चा बोलेगा सर जी आपने पढ़ाया था बेसर शैली, तो मैं भूल कैसे सकता हूं तुम्हारा पढ़ाया हुआ। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो, मजा आ रहा है भाई साहब? मजा आ रहा है ना? तभी लाइक करना, वरना डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बेसर शैली। अब एक प्रश्न आज बता दूं जो तुम्हें भी नहीं पता होगा, पता नहीं पता, मैं बता रहा हूं। बहुत बच्चे नागर द्रविड़ बेसर शैली सुने होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो बेसर शैली है, जो बेसर शैली है, बेसर शैली का प्रयोग जो किया, बेसर शैली का जो प्रयोग किया गया वो चालुक्य शासकों द्वारा किया गया, चालुक्य राजा द्वारा। और भाई साहब चालुक्य कौन से? दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के? तो आपको हमने बताए थे चालुक्य 3 तो दक्षिण में थे, एक कल्याणी के थे, एक वेंगी थे, कल्याणी था, वेंगी था, ठीक है, और वहीं पे एक था बतापी जिसको कहते थे बदामी के चालुक्य। तो याद रखिएगा
जो दक्षिण भारत के कन्नड़ वाले एरिया के चालुक्य थे, इसीलिए इस शैली का नाम एक और पड़ गया। जब इनका प्रयोग चालुक्य राजा ने किया तो इस शैली का नाम एक और पड़ गया, जिसको कहते थे चालुक्य शैली। और ये बात अच्छों को नहीं पता होती, लेकिन मैं तुमको सब चीजें ओपन करके बताऊंगा कि कह देना उन मास्टर से कि भाई साहब तुम लाखों लाखों में कीमत भी ले लेते हो, पढ़ाते क्या हो, टाइम पास करने आते हो, यहां पे देख लेना कि 1 घंटे क्लास में क्या होता है। ठीक है, बता देना सबको, जवाब तुम दे देना, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, बता देना हम जहां पढ़ रहे हैं ना वहां पे लाखों देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक बटन दबानी होती है लाइक की। अगर नहीं पसंद आता डिसलाइक भी कर सकते हैं, और उस बटन को चिरैया की तरह फैला भी देंगे, सिर्फ प्यार मोहब्बत में नहीं, मास्टर को देख के कि भाई साहब सच में मेहनत कर रहा, नहीं मेहनत कर रहा वापस खींच लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त अंदाज में। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, बड़े जबरदस्त शैलियों के बारे में पता चल गया होगा। अब बात करेंगे आगे, और एक एक भवन के बारे में पूछेंगे, एक एक मंदिर के बारे में पूछेंगे अभी तुमसे। तो भाई साहब तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी, तुम्हारे दिमाग में बैठ गई होगी, उत्तर भारत की जितने भी भवन मंदिर हैं उनका निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। विशेष रूप से किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। फिर तुमसे कहेगा दक्षिण भारत में कौन सी शैली में मंदिर बने हैं? द्रविड़ शैली में। और विशेषकर कहां से कहां तक क्षेत्र में? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के अंतरीप तक का। फिर तुमसे पूछेगा कि नागर और द्रविड़ के संगम को क्या कहते हैं? बेसर कहते हैं। और बेसर शैली का अन्य नाम क्या है? तो भाई साहब इस शैली का प्रयोग सबसे ज्यादा चालुक्य राजा ने किया था, तो इस शैली को चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। दिमाग में बैठ गया होगा भाई साहब, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो देखो, यहां पे कुछ लोग अपवाद आते हैं, अपवाद जिनको कहते हैं ना मूर्ख, गधे। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे बालक यहां पड़े हुए हैं ना जो मेरे पढ़ाने पे ध्यान नहीं देते, बकवास करने आते। आधे कह रहे हैं कि सर शुरू से बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ाइए, गधे हैं बिल्कुल। क्यों गधे? क्योंकि भाई साहब डेली पढ़ते तो है नहीं, बीच में कूद फांद के चले आते अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए। अरे भाई साहब तुमको पता नहीं है, 1 नंबर से पूरे लेक्चर चल रहे, प्ले लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, अभी भी कहते हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे लिए क्या जान दे दे तभी मानोगे तुम? यार मेहनत तो देखा करो कभी कभी, कौन कितनी कर रहा है, पसीना गिर रहा है। इस चश्मे से मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, ठीक से निगाह भी नहीं पड़ रही, पसीना गिर रहा है इसमें भी, तब भी नहीं दिख रहा है। चलो लगाओ मंदिर। पूरा का पूरा मूड आप कर देते हो। क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का हमने जो इस तरफ बातें करते हो यार? इतनी मेहनत करके आते हैं फिर भी यार तुम लोग बिल्कुल कूड़ा समझते हो। चलिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंदिर लगाते हैं हम लोग, एमपी, क्योंकि सबसे बढ़िया मंदिर का जो उदाहरण मिलता है प्राचीन कला में, प्राचीन इतिहास में, वो कहां पे मिलता है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में सबसे सर्वोत्तम मंदिर जो माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, वो खजुराहो का मंदिर माना जाता है। क्लियर है? अब कोई बदतमीजी अगर किएगा भाई साहब डंडा लेके मारूंगा कि वहीं पे, याद रखिए।
मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर सबसे अच्छा है, जिसको कहते हैं खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो का मंदिर इतना फेमस है, इतना फेमस है कि भाई साहब ये किस शैली का उदाहरण होगा? उत्तर भारत में, मध्य प्रदेश उत्तर भारत में पड़ता है, तो भाई साहब खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण होगा? बच्चा बच्चा बता देगा, सर जी खजुराहो का मंदिर, अब तो मुझे बताना आसान हो गया किस शैली का है। तो भाई साहब मध्य प्रदेश पड़ता है उत्तर भारत में, तो भाई साहब ये किस शैली का होगा? तो ये होगा नागर शैली का होगा। क्लियर है? अब मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर आपको दिखता है, तो पेपर में याद रखिएगा, इसके अंतर्गत ये खजुराहो का मंदिर इतना विशाल मंदिर है कि भाई साहब इसमें टोटल कितने मंदिर का निर्माण किया गया है, याद कर लो। इसके अंदर 85 मंदिर हैं, 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे के पूरे 85, मतलब 80 5 85 और 90 - 5 85, याद कर लेना। ठीक है, फिर यहीं पे याद कर लेना खजुराहो का मंदिर के निर्माण करता कौन है, किसने निर्माण करवाया? तो भाई साहब कल हमने बताया था चंदेल शासकों ने, चंदेल शासकों ने निर्माण करवाया था किसका? खजुराहो के मंदिर का। और ये भी हमने बताया था, बड़े प्यार से बताया था कि जो चंदेल शासक थे वो कहां के थे? वो जेजाग भुक्ति के थे। कहां के थे? जेजाग भुक्ति। और जेजाग भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का नाम था, याद कर लेना। ये चंदेल शासक कहां के थे? चंदेल शासक बोला जाता था इनको जेजाग भुक्ति के चंदेल। क्या बोला जाता था? जेजाग भुक्ति के चंदेल। और जेजाग भुक्ति का आधुनिक नाम क्या है, याद कर लेना। जेजाग भुक्ति का आधुनिक नाम क्या है? तो जेजाग भुक्ति का आधुनिक नाम है बुंदेलखंड। जबरदस्त, आज जबरदस्त शेयर कर रहे हो तुम लोग, मजा आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो। और भाई साहब 10-10 लोगों को आज जोड़ने का अभियान जारी रखना, याद कर लेना। ठीक है, अगर तुमको हमसे पढ़ना है भाई साहब, एक बार मेरा मनोबल तो बढ़ा के देखो, आग न लगा दूं तो याद रखिएगा। ठीक है, एक बार पढ़ाऊंगा नस नस में बच जाएगा, एक बार पढ़ाने के बाद दोबारा मेरा लेक्चर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, तो भाई साहब खजुराहो के शासक का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने करवाया। और चंदेल शासक कहां के हुआ थे? जेजाग भुक्ति थे। और पेपर में प्रश्न आता, जेजाग भुक्ति का आधुनिक नाम क्या? बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या? जेजाग भुक्ति। नस नस में बस गया, नस नस में बस गया, कैसे जाएगा? तुम्हारे तन मन धन कहीं से नहीं निकलेगा, याद कर लेना। धन में भी छप जाएगा, क्योंकि धन तभी आएगा जब तुम लोग पढ़ोगे, नौकरी करोगे, तभी धन आएगा। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब मैं तुमको बताना चाहता हूं, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, सिर्फ इतना जानते हैं वो लोग, खजुराहो का मंदिर कहां पे? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। आईएएस 2013 में एग्जामिनर ने कहा, बालक तू करता है मध्य प्रदेश, मैं करता हूं पूर्व, पता कौन से जिले में है? बच्चा बच्चा हिल के रह गया। आईएएस के प्रश्न ने रखा कि तू करता है मध्य प्रदेश, मैं बताता हूं तुझे मध्य प्रदेश, पेपर में नहीं दूंगा। तो उसने कह दिया खजुराहो का मंदिर किस जिले में? मध्य प्रदेश के। तो बच्चा आज से याद कर लेना, छतरपुर मध्य प्रदेश। आज से याद कर लेना, खजुराहो का मंदिर और कहीं नहीं है, मध्य प्रदेश में तो है। लेकिन एक शब्द अगर तू और बढ़ा लेगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्लियर हो गई बात। तो भाई साहब खजुराहो का मंदिर कहां पे? छतरपुर मध्य प्रदेश में। और याद रखिएगा, खजुराहो का जो मंदिर है ना, उसमें जो एक फेमस मंदिर है जिसका नाम था कंदरिया महादेव मंदिर। क्या नाम था? बच्चे बच्चे को हमने बताया था, इसमें सबसे ज्यादा फेमस मंदिर एक था जिसको कहते थे कंदरिया महादेव। लो भैया, कंदरिया महादेव का मंदिर कहां पर है? ये खजुराहो के मंदिर के अंदर स्थित है। और भाई साहब पेपर में हमने ये भी पूछा था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने किया? तो भाई साहब चंदेल शासकों में एक शासक था जिसका नाम था राजा धंग। धंग ने ठोक दिया कंदरिया महादेव, बाबा भोलेनाथ को प्रणाम हमारा। ठीक है, तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करता थे राजा धंग। और राजा धंग जो थे किस वंश के शासक थे? तो चंदेल वंश के शासक थे। और कंदरिया महादेव सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है खजुराहो के मंदिर में। बच्चा एक एक प्रश्न बिल्कुल रटवा के मानूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, याद कर लीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम रख दिया जय हो उन्नाव वाले गुरुजी। बच्चा हमारे उन्नाव को फेमस कर दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भाई साहब उन्नाव में बस एक बार सिल्वर बटन आ जाए, हम ऐसे चमकीला हुआ सितारा दिखा दे, बस
चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। फिर यहीं पे याद रखिएगा, यहीं पे याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आता है। खजुराहो के मंदिर में और इंपॉर्टेंट मंदिर कौन कौन से हैं? तो खजुराहो के मंदिर में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी का मंदिर। 64 योगिनी का मंदिर। तो भाई साहब 64 योगिनी का मंदिर जो है ना वो कहां पर है? वो भी खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात, खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में आता है। हिला के रख दोगे, तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। और आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस है। और जितना भी जीवन मजदूर, सिर्फ मजदूर को नहीं कहते भाई साहब, जीवन में जो भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी काम करता है ना उसको भी मजदूर कहते हैं। अगर जिसकी शादी हो गई, उसकी धर्मपत्नी पानी लेकर भी अपने परिवार के लिए लाती है ना, उसको भी मजदूर कहते हैं। ठीक है, उन सभी मजदूरों को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, और जो देश को चला रहे हैं उनको भी बधाई, याद रखिएगा। ठीक, तो ऐसा 64 योगिनी का मंदिर भी खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत आता है। और खजुराहो के मंदिर के अंतर्गत 2 मंदिर महत्वपूर्ण बता दिए, एक 64 योगिनी और एक बता दिया कंदरिया। ऐसा कंटेंट तुमको मिलेगा कहीं नहीं भाई साहब। और एक मंदिर है जिसको कहते हैं चित्रगुप्त का मंदिर। लो भैया, आनंद ही आनंद, परमा आनंद की अनुभूति आज तो करा दूंगा मैं। ठीक है, चलो। तो भाई साहब इतने 3 मंदिर अगर तुमने याद कर लिए तो जीवन तुम्हारा संभर जाएगा, संभर जाएगा। भाई साहब कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, इन तीनों मंदिर कहां पे हैं? खजुराहो में। और खजुराहो तो सुना करते हो, खजुराहो है कहां? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। और खजुराहो के सारे मंदिर हमने फोड़ दिए, तोड़ दिए। इतने प्रश्न तुम्हें आसानी से दिमाग में आ गए होंगे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। ठीक, अब एक मंदिर और बताना चाहते हैं तुमको खजुराहो में जो इंपॉर्टेंट है, और राजा धंग ने इसको बनवाया था। राजा धंग ने इसको भी निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम है मातंगेश्वर मंदिर। ये भी भगवान शिव को समर्पित है, और इस मंदिर को नाम है मातंगेश्वर मंदिर। और मातंगेश्वर मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? बाबा शिव की होती है, भोले भंडारी की होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जबरदस्त अंदाज में भाई साहब ऐसा ऐसा प्रश्न बताऊंगा ना, खुपड़िया मत छपेगा ऐसा कि पूछियो ना तुमका कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं भाई साहब। ठीक है, अब यहां पे हम तुमको बताने चाहते हैं खजुराहो के मंदिर में किस किस धर्म की विशेषता मिलेगी। तो हम बताना चाहते हैं, समझ ले मेरा बच्चा, मेरा बच्चुआ। खजुराहो के मंदिर में जो धर्म तुम्हें देखने को मिलेंगे ना भाई साहब, उनमें आपको जैन धर्म भी मिलेगा, इनमें आपको बौद्ध धर्म की भी मूर्तियां मिलेंगी, इस यहां मंदिर मिलेंगे, और यहां पे हिंदू भी मिलेंगे। और जब शब्द आ गया हिंदू, हिंदू का मतलब है वैष्णव और साथ में शैव। तो भाई साहब वैष्णव और शैव मंदिर, तो पता तो तुम्हें चली गया कि भाई साहब जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों धर्म यहां पर मिलते हैं खजुराहो में। तो एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा एग्जामिनर ने, तुम इतने चतुर बालक हो, तो हम उससे भी खतरनाक एग्जामिनर हैं। उसने कहा तो बताओ एक प्रश्न जबरदस्त अंदाज में कि खजुराहो के मंदिर में एक जो पार्श्वनाथ मंदिर है वो किस भगवान को, किस धर्म से संबंधित है? तो बच्चे ने बता दिया, पार्श्वनाथ का मतलब होता जैन के ये क्या थे? तीर्थंकर। तो याद कर लेना मेरा बालक, पार्श्वनाथ मंदिर किससे संबंधित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। बच्चा बच्चा बताएगा, तोड़ फोड़ के सब कुछ तोड़ देगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। खजुराहो के मंदिर का उल्लेख कर रहा हूं मैं, खजुराहो के मंदिर का उल्लेख कर रहा हूं। आज तक सिर्फ खजुराहो के मंदिर पढ़े थे, ना कि ये सब पढ़े थे। और पढ़ ले, ये वनडे एग्जाम में चीर फाड़ के आते, कंदरिया वंदरिया महादेव, बाबा भोले भंडारी ऐसे कूदते हैं, याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परमा आनंद की अनुभूति हो गई आज सब बच्चों को। भाई साहब हमारे लाइक की अनुभूति कब कराओगे तुम हमें? हाँ, लाइक शेयर तो कर देना मेरे शेर, मेरे बालक। और जो लोग कहते तुम लाइक शेयर मांगते हो, पढ़ाते कम हो, अरे तुलना कर लेना किसी और से, मेरा कंटेंट देख लेना, उसके बाद कहना। ठीक है, बाकी जो कहते हैं कहने दो, मुझे तो अपने बच्चों पे प्यार है, बच्चों पे विश्वास है, वो तो नहीं कहते हैं। कुछ तो अवरोध होंगे, अवरोध कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, मेरा क्लास आप एफबी, स्टेटस सब जगह शेयर करते हो, बहुत बढ़िया।
चलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई साहब खजुराहो के मंदिर के बारे में उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जबरदस्त। ठीक है, अब देखो एक मंदिर एमपी में और बताएंगे तुमको हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, जल्दी से चीटिंग करो। बहुत बढ़िया, हो गई चीटिंग। देखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और एमपी में अभी और तांडव देखते हैं, एमपी में अभी और चीजें हैं तो देख लेते हो भी। एमपी में याद कर लेना, एक पड़ता है सोनगिरी, एबी पेपर में कई बार पूछा गया। सोनगिरी में भी मंदिर हैं, सोनगिरी में भी मंदिर हैं, और सोनगिरी में किस धर्म से संबंधित मंदिर हैं याद रखिएगा। सोनगिरी जो पड़ता है ना वो पड़ता है दतिया, और दतिया जिला कहां पड़ता है, दतिया जिला पड़ता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। और सोनगिरी में जो मंदिर है ना वो कैसे मंदिर हैं भाई साहब, वो मंदिर जो है ना वो सारे के सारे मंदिर हैं जैन मंदिर है। कैसे मंदिर है, जैन मंदिर। और यहां पे जैन मंदिर की संख्या कितनी है तो याद कर लेना, जैन मंदिर की संख्या टोटल 103 है, जिसमें 77 मंदिर अलग हैं, 26 मंदिर अलग हैं। क्योंकि जो 77 मंदिर हैं वो कहां पर स्थित हैं, वो सोनगिरी की पहाड़ी पर स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, पहाड़ी पर। और जो 26 मंदिर हैं वो कहां पर स्थित हैं, सोनगिरी के गांव में स्थित हैं। भाई साहब ऐसा कंटेंट तुमको कौन देगा। क्लियर हो गई बात। सोनगिरी भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, इतना याद रखिएगा। सबसे बड़ी बात यहां पे जो जैन मंदिर की संख्या है ना टोटल 103 है। 77 मंदिर जो पहाड़ी पर स्थित हैं सोनगिरी की, और 26 मंदिर गांव में स्थित हैं। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करते तुम्हारे दिमाग में भेजे में उतर के होगी। और एक प्रश्न बहुत जबरदस्त आता, पता क्या आता बताऊं, देखो इन्हीं में से जो एक मंदिर है जिसका नाम है 57वां मंदिर। 57वां मंदिर जो प्रमुख मंदिर है, और भाई साहब 57वां मंदिर प्रमुख जो है किस भगवान को है, तो भगवान चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु जो है ना वो जैनों के प्रभु हैं, भगवान चंद्र प्रभु। भाई साहब इतनी जबरदस्त चीजें दूंगा ना तुमको मजा आ जाएगा। सर जी पढ़ा क्या रहे हो, आज तक तो पढ़ा ही नहीं हमने भाई साहब, और लेकिन पेपर में अभी तक तुम लोग क्या है यहीं से तो दूर थे। चलो गजब, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। भाई साहब देखो आज हाफ एन आवर हो गया और कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैं थका हूं। बस हाँ मेरी शर्ट बता रही होगी कि भाई साहब पूरा का पूरा पसीना हो गया। कोई बात नहीं, आज तो अभी गदर काटेंगे, उड़ा के फेंकेंगे पूरा का पूरा स्थापत्य कला। तो इस प्रकार सोनगिरी के बारे में पता चल गया, इस प्रकार हमें मध्य प्रदेश के सारे मंदिर पता चल गए। अब एक मंदिर मैं बताऊंगा जो बहुत ही प्यारा मंदिर है, और वो यूपी का मंदिर बताऊंगा, उत्तर प्रदेश का मंदिर बताऊंगा। उत्तर प्रदेश का मंदिर जिसको कहते हैं दशा अवतार मंदिर, और ये पेपर में एक बार नहीं 1000 बार पूछा गया। दशा अवतार मंदिर जो है ना वो कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में भाई साहब ये ललितपुर में। और भाई साहब फिर प्रश्न आता है, दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनके हाथ में होता है चक्र, सुदर्शन चक्र। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब सभी बच्चे बने रहे। हमने जो वादा किया था कि भाई साहब लास्ट में सरप्राइज देंगे, लेकिन घड़ी ही ऐसी आ गई, इतना प्यार आ गया बच्चों का कि वो सरप्राइज हम अभी दिए दे रहे हैं। तो फटाफट सभी बच्चे सरप्राइज ले ले, उसके बाद मैं बातें आगे करूंगा। ठीक है, चलो यूपी में मंदिर स्थित है दशावतार मंदिर जो विष्णु भगवान को समर्पित है। ललितपुर जिला का नाम है, बच्चा दिमाग में बसा लेना, बहुत बढ़िया पेपर में प्रश्न आता है। और ललितपुर में एक जगह पड़ती है देवगढ़, देवगढ़ में स्थित है। क्लियर है, तो मध्य प्रदेश इधर, मध्य प्रदेश इधर, यूपी काम समाप्त। फिर अब पहुंच रहे हैं हम धीरे से, फ्लाइट पकड़ते हैं मध्य प्रदेश और यूपी से उड़ीसा की तरफ। उड़ीसा की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले सरप्राइज देख लेते हैं जबरदस्त अंदाज में। आज हम मेरे बच्चों चलो जल्दी से सरप्राइज देख लेते हैं सभी बच्चे। बहुत बड़ा सरप्राइज है, क्या बात है, इसमें केक वेक बन के आ गया। भाई साहब 500 प्रश्नों की महामैराथन कक्षा है। क्या है, 500 प्रश्नों की महामैराथन कक्षा। और किसकी, भाई साहब प्राचीन इतिहास की। ठीक है, जलजला
जल जला, दिल जले। जिसने पिक्चर नहीं देखी वो देख लेना, और साथ में एक से लेकर जितनी यूनिट प्राचीन इतिहास की हमने कराई है वो भी देख लेना और याद कर लेना। भाई साहब 12 मई तारीख है, क्यों? क्योंकि आपके सुपरस्टार सर मैथ ऑफ विजार्ड अंबुज सर का क्या है? अवतरण दिवस है, मतलब जन्म दिवस है। भाई साहब अंबुज सर 12 मई को क्या लिए थे? पृथ्वी पर जन्म लिए थे। तो 12 मई को हमारी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा कि कितने घंटे का मैराथन है। तो मैराथन जो है ना वो पूछो ना कितने घंटे का है, बस इतना याद कर लेना। 12 मई को शाम 3 बजे से जलजला होगा, सिर्फ जलजला। आज तक यूट्यूब में ऐसा नहीं हुआ होगा, आज तक यूट्यूब में ऐसा नहीं होगा कि एक पूरा का पूरा टॉपिक खत्म किया गया, उसके बाद उसके क्वेश्चन कराए गए, और 500 प्रश्न ऐसे हैं ना जबरदस्त तरीके से। और याद कर लीजिएगा उस दिन पूरे के पूरे 8-9 घंटे जितने होंगे ना सब प्रचंड ही रहेगा, प्रचंड मामला रहेगा। और उस दिन एक केक नहीं कटेगा, एक केक को फिक्स है, एक केक तो फिक्स है, अंबुज सर के जन्म दिवस का केक तो फिक्स है। लेकिन भाई साहब जो आपने वादा किया था सर जी, जिस दिन आपकी क्लास में 1000 बच्चे आ जाए उस दिन एक केक छुरी उठाओ और केक का दूसर काट दियो। तो भाई साहब वो वक्त आ गया है, इसीलिए आज 1 मई है और 1 मई से अभी 11 दिन बाकी हैं। 11 दिन का मतलब है बहुत बढ़िया शुभ दिन। एक होता नहीं सगुन राशि दी जाती है, तो भाई साहब पूरे के पूरे 11 दिन है और हमें अंबुज सर के जन्म दिवस को एक बहुत ही यादगार दिन बनाना है। एक ऐसी यहां पर संख्या लानी है व्यूअर्स की कि वो भी कहें हाँ प्राचीन इतिहास के 500 प्लस प्रश्नों का यहां पे क्या चलने वाला संगम। क्योंकि हमने बहुत काल पढ़े, यहां पे पल्लव पढ़ा, चोल पढ़ा, ठीक है, सारे के सारे पढ़े, मौर्य पढ़े, गुप्त पढ़े, सिंधु घाटी, हड़प्पा, पूरा का पूरा। हमने कहा कि लो बच्चा एक वीडियो में निचोड़ ले लो, और सबकी ख्वाहिश थी सर जी वो दिन कब आएगा जब आप मैराथन लोगे। तो वो दिन आ गया कि भाई साहब 12 मई को हम मैराथन लेने वाले हैं। बस ईश्वर से इतनी दुआ है कि 12 मई को हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल चकाचक रहे, बिल्कुल रिन साबुन की तरह, जैसे बर्तन नहीं चमकते वैसे हम भी चमकते रहें। और भाई साहब 8-9 घंटे तुमको चमका देंगे, प्राचीन इतिहास में बिल्कुल तांडव मचा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चा कितने बच्चा है जो इतना बता दे कि भाई साहब वो आने वाला है कब? 12 मई को शाम 3 बजे दोपहर से शुरू करूंगा, रात के 10-11-12 भी बज जाएंगे जब तक हमारे सारे प्रश्न नहीं खत्म होंगे। याद कर लेना कितने बच्चे हैं जो आने वाले हैं, याद कर लेना 12 मई को। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे हिस्ट्री में तूफान क्या, आंधी भी आएगी, चक्रवात भी आएंगे, बस तू पढ़ता जा। फ्री में ऐसी आग लगाऊंगा ना तो भाई साहब दुनिया देखेगी कि हाँ तुम लोग कहोगे जा बच्चा पढ़ना है ना राघव सर के पास चले जा, फ्री पढ़ाता है और तुम पैसे दे के पढ़ लो। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आज जोर लगा दिया तुमने। आज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना और बता देना कि राघव सर मैराथन लेकर आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 12 मई शाम 3 बजे जलजला के साथ। ठीक है, और भाई साहब केक कितने मंगाए? 2 की 1? एक तो आना है क्योंकि अंबुज सर का जन्म दिवस है। ठीक है, लेकिन दूसरा केक डिपेंड करेगा आप पे। आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर जी आपकी क्लास में आज 1000 वाचिंग होने वाली है कि नहीं, तब मैं दूसरे केक का भी ऑर्डर कर दूंगा, वरना केक खराब हो जाएगा। भाई साहब बड़े पैसे से आता है केक। ठीक है, चलो अब उम्मीद करते हैं आपको मैराथन की जानकारी मिल गई होगी और मैराथन साइड में लगा दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे जो आने वाले नए हैं उनको भी जलजला के बारे में पता रहे। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सब लोग आएंगे शाम को 3 बजे। क्या बात है, पूरे प्राचीन इतिहास जितना तुम लोग पढ़ रहे हो सबका तांडव मचेगा प्राचीन इतिहास 12 तारीख को। देखो हमने समय इसलिए लिया है क्योंकि भाई साहब समय ले लो, कंटेंट एक अच्छा हो, बच्चों का बिल्कुल धुआंधार एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो। चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं बिल्कुल मजा आ गया ना। बिल्कुल भाई साहब बहुत बढ़िया, जबरदस्त, समझ में आ रहा ना? हाँ जबरदस्त, लाइक शेयर तो आज कर ही रहे हो, मजेदार, बहुत बढ़िया। चालू किया जाए आगे। तो भाई साहब इतना पता चल गया, मध्य प्रदेश के मंदिर, उत्तर प्रदेश के मंदिर। अब बात हम लोग करते हैं आगे। हमने क्या कहा था? फ्लाइट पकड़ लो उड़ीसा की तरफ। तो बच्चा मेरा पहुंच जा उड़ीसा की तरफ। चल मेरा बालक, लगा हेडिंग उड़ीसा।
एक एक प्रश्न उड़ा के रखूंगा भाई साहब, वरना मजा नहीं आएगा। हमें नींद नहीं आती अगर कुछ छूट जाता है, ये मान लेना। मुझे नींद नहीं आती है कि अगर कुछ छूट जाता है, क्योंकि भाई साहब प्यार ही तुमसे इतना हो गया हमें। चलो उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं, उड़ीसा के जितने भी मंदिर होंगे वो मंदिर कैसे होंगे, किस शैली में बने होंगे? तो भाई साहब उत्तर भारत मतलब नागर शैली, नागर शैली का उदाहरण है उड़ीसा में बने मंदिरों का। और भाई साहब उड़ीसा में जो प्रमुख मंदिर है उस मंदिर को याद रखिएगा, उसको कहते हैं सूर्य मंदिर। लो आ गए भगवान सूर्य, ठीक है, सूर्य भगवान। भाई साहब पूरे भारत में एकमात्र सबसे सूर्य मंदिर बड़ा वो कहां पर है? वो है भाई साहब उड़ीसा में। और याद कर लीजिएगा उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो याद रखिएगा इसको कहते हैं कोणार्क का, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और याद कर लेना उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम है कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसका नाम है उड़ीसा। याद कर लो। अब यहां पे प्रश्न बहुत अच्छा मैं बताऊंगा तुम्हें। क्या बताऊंगा समझो। जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, मैं तो हो आया, तुम भी जानना कभी। तुम तो गोवा जाओगे, गोवा जाओगे, शिमला जाओगे, नैनीताल जाओगे, लेकिन भाई साहब कहां जाओगे जो जाने वाली जगह है? तो भाई साहब जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है वहां पे आगे की तरफ ऐसा मंदिर बनाया गया है कि पहिए लगे हुए हैं। उस मंदिर में पहियों की आकृति बनाई गई। तो पेपर में एक बार आईएएस के एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ उड़ीसा के सूर्य मंदिर में, क्योंकि वनडे वाले बच्चे को तो पता होता है क्योंकि कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है उड़ीसा में, लेकिन अच्छों को नहीं पता था वहां पर कितने पहिए लगे हुए हैं। तो याद रख लीजिएगा सूर्य मंदिर में कितने पहिए हैं? तो 12 पहिए, 12 रथ के समान पहिए लगे हैं। जो पहिए हैं ना, रथ की तरह पहिए बने हुए। कितने पहिए बने हुए? 12 पहिए बने हुए हैं। अब एक बात बताओ बड़े जबरदस्त तरीके से, क्या बताओगे? अगर पहिए रथ के समान पहिए बना दिए जाए तो उनको खींचने वाला भी, आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो कौन होगा? तो भाई साहब वो होंगे अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा। और कितने अश्व होंगे? भाई साहब 7 अश्व। तो भाई साहब याद रख लीजिएगा उड़ीसा के सूर्य मंदिर में 12 पहिए तथा 7 अश्व हैं। 7 अश्व मतलब 7 घोड़े तथा 12 पहिए, 12 रथ। कहां पर? उड़ीसा के सूर्य मंदिर जो पड़ता है कोणार्क जिले में। दिमाग। अब बात आती है कि इस उड़ीसा के सूर्य मंदिर के वो कौन से ऐसे देव पुरुष थे जिन्होंने ऐसे मंदिर का निर्माण किया जो आज भारतीय संस्कृति का एक विशिष्ट उदाहरण बन गया है? तो भाई साहब उन देव पुरुष का नाम था, जिनका नाम था नरसिंह देव वर्मन प्रथम। नरसिंह देव वर्मन, नरसिंह देव वर्मन प्रथम। और याद कर लेना नरसिंह देव वर्मन जो प्रथम थे ना, वो भाई साहब इन्होंने निर्माण किया था। किस मंदिर का निर्माण किया था? ये किया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का। और याद कर लेना नरसिंह देव प्रथम जो थे वो किस वंश के राजा थे? भाई साहब गंग वंश के। किस वंश के? गंग वंश के। क्लियर है बात? अब एक प्रश्न और पूछा गया। पता क्या पूछा गया? मैं बताता हूं तुम्हें क्या पूछा गया। वो पूछा गया कि जो सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो भाई साहब इसको कहते हैं ब्लैक पैगोडा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से। तो बच्चा को पता होना चाहिए कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं। ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहते हैं, ठीक है। और एक बार परीक्षक ने क्या कहा? ब्लैक शब्द लगाया नहीं, काला शब्द लगाया नहीं। अब बताओ राधे भगवान जो कृष्ण कन्हैया, उनको क्या कहते हो? श्याम के नाम से भी पुकारते हो। और श्याम का रंग कैसा था? सांवला था। इसीलिए एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया
श्याम पैगोड़ा कहां पर स्थित है? तो मेरा बच्चा कंफ्यूज हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तो जीवन भर यही रट के बैठा था, यही तो रख बैठा था कि ब्लैक पैगोड़ा कहां पे है। लेकिन परीक्षक ने पूछ लिया श्याम पैगोड़ा किधर है भाई साहब? तो श्याम पैगोड़ा मतलब सूर्य मंदिर, मतलब कोणार्क जिला, राज्य उड़ीसा। मतलब कितने पहिए इसमें रथ के? 12। कितने पहियों को खींचने वाले घोड़े लगे हैं, 7 अश्व लगे हैं। बनवाया किसने? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने। किस वंश के शासक थे? गंग वंश के शासक थे। उड़ा के फेंक दिया, काम खत्म। मजा आ गया? बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा प्रीतम जी, आपके भैया की शादी है, हमें न्योता दे रहे हो, आएंगे पक्का। पनीर और बचा लेना, 100 ग्राम पनीर खाएंगे बस, ज्यादा नहीं खाएंगे, ठीक है? जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। लाइक शेयर कर रहे हो आज, और जो लाइक नहीं कर रहा ना उसको मैं पसंद नहीं आ रहा हूं, बात खत्म। भाई साहब जरूरी थोड़े दुनिया में सबसे प्यार हो यार, कुछ तो नफरत करने वाले होंगे ही, और कुछ नफरत नहीं करेंगे तो आग कैसे लगेगी? बहुत लोग तो इसलिए भी जलते हैं, अरे सर आप बहुत तेज बोलते हो यार। ये तो मैं सरस्वती माता का, भगवान, सभी देवताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने ऐसी आवाज दी एनर्जी की कि जाओ बच्चों को पढ़ाओ एनर्जी के साथ। तो पढ़ा रहा हूं, न कहा मिमियाई हम चुप्पे चुप्पे, बच्चा सूर्यवंश के सूर्य मंदिर के संस्था ये। अरे यार ये सब क्या है? जितनी देर जो काम करो अच्छे से करो, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत समझ में बिल्कुल यार। एसएससी जीडी सब काम खत्म। कुछ भी ले आओ, कोई भी एग्जाम ले आओ और जाके प्रैक्टिस सेट दे आओ, जाके प्रैक्टिस सेट दे आओ, फिर बताना आके कि राघव सर झूठ बोलते थे कि सच बोलते थे। बता देना आके कि राघव सर अगर झूठे थे बता देना, तब भी मैं अपनी गलती मान लूंगा, लेकिन जब गलत नहीं हूं तो नहीं हूं। यहीं पे सूर्य मंदिर की बात आती है तो सूर्य मंदिर का एक प्रश्न और याद कर लो। पेपर में प्रश्न पूछा गया कि सूर्य मंदिर एक और स्थित है, वो कहां पर स्थित है? तो याद कर लेना, उसका नाम है मोढेरा का सूर्य मंदिर। सब वन लाइनर पढ़ते तो आज मैं आपको एक जगह कलेक्शन दे रहा हूं पूरे प्राचीन भारत का। मोढेरा का सूर्य मंदिर, और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ना वो कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा गुजरात में। अब भाई साहब मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया किसने? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था भीम प्रथम ने। गुजरात के चालुक्य थे, सोलंकी थे, जिनका नाम था भीम प्रथम। भीम प्रथम ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था, याद कर लीजिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। अच्छा हम अपन लैंग्वेज वाला हम बोले, हाँ चलो कोई बात नहीं, तुमका समझ में आवे चाहिए बस। चलो आपका क्लास बहुत अच्छा है सर जी, पहली बार आपका क्लास मिला। थैंक यू बच्चा, आपका पहली बार मिला, और हमका भी पहली बार तुमका पढ़ावे का मौका मिला। चल बच्चा शाम का 7 बजे डेली जुड़ा करो और जलजला के लिए तैयार हो जाओ, और सबको बता भी देना प्राचीन इतिहास के 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। आईएएस पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए रहे, छोटे मोटे प्रश्न ना रहे, ठीक है? याद कर लेना, महामैराथन कक्षा लगेगी, जलजला दिल जले पिक्चर देख के आना, जो आना, ठीक? चलो हाँ एमपीपीएससी, अरे यार एमपीपीएससी क्या बात करते हो? चाहे बीपीएससी, चाहे एमपीपीएससी, चाहे झारखंड पीएससी, चाहे राजस्थान पीएससी, चाहे जौन पीएससी हो, सब काम आएंगे हम तुम्हारे गुरुजी, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा पूरा गांव आएगा सुमित जी उस दिन 3 बजे शाम को? क्या बात है, तब तो सारे गांव में हमें जलेबी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्यों? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई साहब मोढेरा का सूर्य मंदिर भी पता चल गया किसने बनवाया मेरे बालक? भीम प्रथम ने बनवाया। कहां पर स्थित है? तो स्थित है गुजरात राज्य में, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो चुटकी में बताते थे, ये सब खेल है। चलो भाई साहब देखो आगे, देखो बहुत ध्यान से, आगे क्या देखने वाले हो? ये एक प्रकार से उड़ीसा में इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? ये क्या कह रहा बालक? अरे पोस्टर तो हटा है मेरे बालक, क्यों परेशान है तू? चल उड़ीसा में अगला मंदिर देख लो, बहुत बढ़िया। अगर तुमसे बच्चा ये पूछा जाए कि किस शैली में, मैं शैली नहीं बताऊंगा, उत्तर भारत के मंदिर हैं सारे के सारे मंदिर कैसे होंगे? नागर शैली, ठीक? निहाल पांडे कह रहे हैं लाल फूल नीला फूल
मेरे राघव सर ब्यूटीफुल। अरे भाई साहब ब्यूटीफुल बनाते रहो, लड़की पसंद वसंद अभी कोई कर नहीं रही। चल क्लियर, अभी शादी नहीं हुई हमारी। आगे देखो, उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा में एक मंदिर और स्थित है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। ले भैया एक और जलजला, लिंगराज मंदिर। और पेपर में प्रश्न एक बार नहीं 1000 बार प्रश्न पूछा गया। लिंगराज मंदिर जो है ना, लिंगराज मंदिर वो उड़ीसा में कहां पर स्थित है? तो बच्चा उड़ीसा की राजधानी जिसका नाम है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में स्थित है कौन सा मंदिर? जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। याद कर लेना। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, सबसे बड़ी विशेषता बता दूं, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, इसमें और कोई प्रश्न तो नहीं आता, लेकिन एक प्रश्न बिल्कुल खींच के आता जो आज तक कोई पढ़ाता नहीं। शैली भी आपको पता है, नागर शैली में बना होगा, लेकिन एक प्रश्न आता है जो पेपर में क्या आता है, तो याद कर लेना। इसका जो इस मंदिर की विशेषता है ना, इस मंदिर की विशेषता है इसका शिखर। शिखर जो मंदिर में वो मुखौटा टाइप का बड़ा बड़ा इसे गोला टाइप का बना रहा शिखर, वही क्या कहता है शिखर। और शिखर नहीं पूछा गया था, पेपर में पूछा गया था लिंगराज मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है, कितने फीट है, तो कोई नहीं बता पाया था। लेकिन आज याद कर लो लिंगराज मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, तो याद कर लेना इस मंदिर की हाइट है 180 फीट। लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है शिखर की 180 फीट। याद हो गया होगा 180 फीट किसकी ऊंचाई है भाई साहब? लिंगराज मंदिर के शिखर की ऊंचाई है। याद कर लेना, जबरदस्त एक एक प्रश्न बताएंगे तुम्हें, ठीक है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। कजबन पानी लेकर चली भाई साहब, कहां जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आगे तो लिंगराज मंदिर दिमाग में बैठ गया, बहुत बढ़िया। फिर भाई साहब उड़ीसा में एक अगला मंदिर देखा मेरे बच्चों, बड़ा प्यार से, और सारा बच्चा नोट्स बनाता चलेगा, कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाया छड़ी मारूंगा। याद कर लेना, इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं, तुम भी तो नोट्स बनाओ, क्यों है कि नहीं? और 10-10 लोगों को जोड़ो, शेयर करो, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो। चल फिर अगला मंदिर यहां पे देखो भाई साहब, एक मंदिर है जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। जय जगन्नाथ भगवान की, और जगन्नाथ बाबा की हम छड़ी मरबे, ठीक? जगन्नाथ मंदिर, तो भाई साहब जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग सारे मंदिर कहां के पढ़ा रहे हैं अभी? उड़ीसा के पढ़ा रहे हैं। और उड़ीसा में मंदिर ये कौन सा पड़ता है जिसका नाम बड़े बड़े अक्षर में दिख रहा है? जगन्नाथ बाबा। और जगन्नाथ मंदिर कहां पड़ता है? उड़ीसा के किस जिले में? तो भाई साहब याद कर लेना, उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। पुरी जिला का नाम है, इसीलिए तो पेपर में प्रश्न आता है कि भाई साहब पुरी में, उड़ीसा के पुरी में किस भगवान की मूर्ति है? उड़ीसा के पुरी में जो मंदिर स्थित है किस भगवान को समर्पित है? तो बता देना जगन्नाथ भगवान की, जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, ठीक है? बता देना, बहुत बढ़िया, मजा आ गई। लाइक शेयर भाई साहब इतना आतंक ढा दो कि दिखा दो लूसेंट की पावर, और व्हाट इज द स्पेशल यूनिट ऑफ राघव सर, सबको बताओ, ठीक है? कि राघव सर की व्हाट इज द स्पेशल यूनिट फास्ट क्या है, बताओ सबको। अच्छा, काजल जी कह रही हैं 500 प्लस बच्चे आ गए सर जी, हाफ केक बुक कर दो। अरे बिटिया, हमका कहू हाफ केक दे ही ना, फुले केक दे ही, और फुल केक, और हमका पता है 12 तारीख के पहले 1000 आ जाएंगे, हम केक काट देवे पहले, और 12 तारीख का 2000 पर डबल टिक, जितने 1000 उतने केक, जितने 1000 उतने केक कटने दो। इतनी बात समझ में आ गई। जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा के किस जिले में? पुरी जिले में। और यही प्रश्न आ जाए, लिंगराज मंदिर उड़ीसा के किस जिले में? भुवनेश्वर में। और भाई साहब यहां का जो शिखर है, शिखर की ऊंचाई कितनी है? 180 फीट है। और यहां पे प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है, लिंगराज मंदिर कहां पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पे? भुवनेश्वर में। जगन्नाथ मंदिर कहां पे? पुरी में। पेपर में प्रश्न आता है जो पुरी में यात्रा निकलती है कौन से भगवान के लिए निकलती है? तो भाई साहब जगन्नाथ भगवान के लिए निकलती है। क्लियर है? क्या बात है, ठीक है? उन्नाव से सभी बच्चे, उन्नाव से, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब उन्नाव में तो बिल्कुल आतंक ढा दो, उन्नाव में दिखा दो कि भाई साहब उन्नाव में अगर ऐसी शिक्षा निकल रही है तो भाई साहब दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जाने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। क्यों फालतू का अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो माँ बाप का? क्यों
उनको दर्द दे रहे हो। ठीक है, अपने मां बाप का दर्द मत दो, क्योंकि भाई साहब जो चीज तुमको घर बैठे मिल रही है, अपने घर में मिल रही है, वो क्यों दूसरी जगह जाके उनकी जीडीपी बढ़वा रहे हो उस जिले की। ठीक है, बहुत बढ़िया। संविधान भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा होता है। आज प्राचीन इतिहास समाप्त कर लिए, स्पेशल यूनिट पहली चल रही है, पूरा तांडव मचेगा। अगर इंतजार करोगे तो, इंतजार नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, याद कर लेना। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई। उड़ीसा का मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा, उड़ीसा में मामला समझ में आ गया। आप बच्चा तुमको दर्शन कराने चलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ, देखो तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट चीटिंग की जाए। हो गई चीटिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बिल्कुल प्रदीप जी कह रहे हैं पुरी से नीलांचल एक्सप्रेस उन्नाव होते हुए गुजरती है। बिल्कुल भाई साहब, नीलांचल एक्सप्रेस जाती है उन्नाव होते हुए। भाई साहब उन्नाव हमारा छोटा मोटा नहीं है, हम उन्नाव में एक ऐसा केंद्र विकसित कर देंगे कि भाई साहब बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, भूल जाएं लाखों रुपए खर्च करने को, कुछ रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। भाई साहब अगला लगाओ, देखो अब अगला तुमको एक बहुत ही जबरदस्त मंदिर बताए दे रहे हैं हम लोग, याद कर लेना। अंकोर वाट का मंदिर प्राचीन काल में विकसित हुआ था, ये अंकोर वाट मंदिर। अब एक प्रश्न याद कर लेना, अंकोर वाट मंदिर कहां पर है? तो अंकोर वाट मंदिर जो पड़ता है बाहर पड़ता है भारत के, कहां पर पड़ता है? कंबोडिया में। अभी देखना तुमको कितने मजा आने वाला है। एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बताओ कंबोडिया का प्राचीन नाम। जैसे प्रश्न आते नहीं ज्योग्राफी में, जब तुम लोग पढ़ते हो कि भाई साहब किसका प्राचीन नाम है, जैसे कन्नौज का महोदया नाम है, कन्नौज का महोदया। जेजाक भुक्ति का बुंदेलखंड प्रेजेंट टाइम नाम है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति। उसी प्रकार कंबोडिया का प्राचीन नाम, कंबोडिया का प्राचीन नाम याद कर लेना कंपुचिया। ओ मेरे पिया, कंपुचिया। क्लियर? कंपुचिया याद हो गया। किसका प्राचीन नाम है? कंबोडिया का। अब मेरा बच्चा एक प्रश्न और पूछा जाता ज्योग्राफी में, कंबोडिया की राजधानी बता दो, तो कंबोडिया की राजधानी मेरा बच्चा बोलेगा फ्योम फ्यान। फ्योम फ्यान किसकी राजधानी है? कंबोडिया की है। और कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? कंबोडिया का प्राचीन नाम कंपुचिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी फ्योम फ्यान है। इतने बात समझ में आ गया तुम्हें? आ गया। अब भाई साहब प्रश्न आता है, जो अंकोर वाट का मंदिर है, वो अंकोर वाट का मंदिर इसके निर्माण करता कौन है? तो मेरा बच्चा ने बोला सर जी आपने पढ़ाया तो पेपर में जाकर उड़ा दिया हमने। तो भाई साहब इसके निर्माण करता है जिनका नाम है सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने, अब बच्चा, मेरे बच्चे के अंदर एक कंफ्यूजन दूर हो गई। बच्चे को लगता था जो सूर्य मंदिर है, जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा के कोडांग में, वो बनवाया तो सूर्य ने, लेकिन गलत। सूर्य के साथ सूर्य की मैचिंग नहीं होगी, सूर्य के साथ सूर्य की मैचिंग नहीं होगी, याद कर लेना। सूर्य मंदिर जो है वो बनवाया था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, लेकिन जो अंकोर वाट का मंदिर है वो बनवाया है सूर्यवर्मन द्वितीय ने। याद कर लेना, सूर्य के साथ सूर्य की मैचिंग नहीं है। सूर्य के साथ मैचिंग किसकी है? नरसिंह देव वर्मन प्रथम की है। अंकोर वाट के साथ मैचिंग किसकी है? सूर्यवर्मन द्वितीय की। कंफ्यूजन मत पाल लेना, वरना मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। याद कर लेना, ठीक है? जबरदस्त अंदाज, बिल्कुल समझ में आ रहा है? जबरदस्त। बहुत बढ़िया, नोट्स बनाते रहो अलग अलग पेन से। बिल्कुल, प्रवीण यादव, वंदना श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बच्चा सब जगह आएंगे, बस तुम वीडियो को शेयर करते रहो। आग लगा दो, दिखा दो, कह दो हाँ एक चैनल ऐसा है जहां पे लूसेंट निचोड़ के रख दिया मास्टर ने अपनी स्पेशल यूनिट बना के। ठीक है, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भाई साहब बच्चे ने बोल दिया सर जी वो समर्पित है विष्णु भगवान को।
फिर पेपर में प्रश्न पूछा गया, तुम्हारे मन में डाउट भी चल रहा होगा कि सर जी न ये मंदिर उत्तर भारत में, न दक्षिण भारत में, न बीच में, तो मंदिर भारत के बाहर है, तो किस शैली का मंदिर होगा? तो भाई साहब अंकोर वाट का जो मंदिर होगा वो द्रविड़ शैली का मंदिर होगा। अंकोर वाट का जो मंदिर होगा वो द्रविड़ शैली का मंदिर होगा। तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है? हाँ, जबरदस्त यार बेटा। आशिकी यूपीएसआई सुन तो रहे हैं आपके, ठीक है? बिल्कुल आग लगा दोगे भाई साहब। 12 मई शाम 3 बजे, 12 मई शाम 3 बजे अमृतसर के जन्म दिवस पे जलजला मचाना है, जलजला। रिकॉर्ड वाचिंग आनी चाहिए, रिकॉर्ड याद कर लेना भाई साहब। 500 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है पूरे प्राचीन इतिहास की, और 11 दिन का समय दे रहा हूं। 11 दिन में आप रिवीजन भी कर लेना फटाफट, ठीक है? और सभी दोस्तों को बता देना, केक काटने के लिए तैयार रहना सब लोग, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। सोनू जाट, अच्छा पश्चिम बंगाल से भी लोग देख रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सभी बच्चों से बताना चाहते हैं, एक हमारा चैनल है जिसमें गुरुओं की लीला देखोगे, जिसमें सबकी लीला देखोगे। वो चैनल का नाम है क्या? गुरु लीला। जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा ही चैनल है जिसको कहते हैं गुरु लीला, जिसमें पैसों के बारे में भी देखोगे, जिसमें सबके बारे में आप देखोगे। गुरु लीला, गुरु लीला चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी बच्चे, ठीक है? चलो बात करते बचवा आगे की तरफ, तो तैयार हो जाओ आगे की तरफ। तो अंकोर वाट मंदिर का पूरा हमने मामला तुमको समझा दिया अच्छे से, ठीक? फिर बात समझना, बहुत अच्छे से समझाने तुमको जा रहे हैं। देखो एक मंदिर, अब यहां पे देखो दक्षिण भारत के 3-4 मंदिर। एक मंदिर यहां पे देखो जिसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। क्या नाम है? विरूपाक्ष मंदिर। और ऐसे ऐसे मंदिर बताऊंगा जो पेपर में फंसते नहीं, फंसाए जाते हैं, ठीक है? विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? तो भाई साहब हम्पी में है। और याद कर लेना हम्पी कहां पड़ता है? तो हम्पी पड़ता है कर्नाटक में, याद कर लेना। विरूपाक्ष मंदिर कहां पे है? तो भाई साहब हम्पी कर्नाटक में है, याद कर लेना जबरदस्त तरीके से, ठीक है? जबरदस्त तुमने आज लाइक शेयर किया है। आज 1000 का आधा तो हो गया, और वो इंतजार है उस घड़ी का भाई साहब जिस दिन केक कटेगा ताबड़तोड़ अंदाज में, ठीक है? चलो इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा कि सर जी बता दो विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो बच्चा मैं तुम्हारी बात को अनसुना कैसा कर सकता हूं? तो भगवान भोले भंडारी के लिए प्रसिद्ध है जो मंदिर का नाम है विरूपाक्ष मंदिर। कहां पे है? हम्पी में। हम्पी कहां? कर्नाटक में। तभी तो पेपर में प्रश्न आता है हम्पी के अवशेष कहां पर हैं? तो हम्पी के अवशेष कहां पर हैं? कर्नाटक में। क्लियर है? उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। फिर यहीं पे मंदिर और याद कर लेना। एक मंदिर का नाम है जिसका नाम है श्रवण गोमतेश्वर। गोमतेश्वर की जहां मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति लगाई गई थी। और उस मंदिर को क्या कहते हैं? वो जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला। और श्रवण बेलगोला कहां पड़ता है? ये भी याद कर लेना, श्रवण बेलगोला पड़ता है कर्नाटका में। और ये भी याद कर लेना श्रवण बेलगोला जो कर्नाटका में पड़ता है वहां गोमतेश्वर की मंदिर है। गोमतेश्वर की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भाई साहब उन महोदय का नाम था चामुंड राय। किसने करवाया था? चामुंड राय ने इनका निर्माण करवाया था। किसका? श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर के मंदिर का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं श्रवण बेलगोला ही स्थान है जहां पर मृत्यु किसकी हुई थी? तो भाई साहब मृत्यु किसकी हुई थी? तो मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। सीजी का मतलब चंद्रगुप्त, और मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी जो मौर्य वंश का संस्थापक था। उसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? उसकी मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। पहली बार देखो चाहे आखिरी बार देखो, अगर तुम दिल से देखोगे ना, तुम्हें ईमानदारी से पढ़ाता हुआ एक मास्टर नजर आएगा। ऊपर से नीचे तक देखोगे, आज हरी सड़ जो है ना, यहाँ का हिस्सा देखो यहाँ पे सूखा हुआ है, लेकिन यहाँ का हिस्सा पूरा का पूरा गीला हो गया।
ये पूरी पूरी बाहें गीली, बस ये लग रहा है ये पूरा का पूरा पसीना गिर रहा, चश्मे में पानी पड़ रहा, लेकिन बस ये लग रहा बच्चों को एक कंटेंट दे दे, क्योंकि एक बार ही वीडियो बनानी, एक बार ही पढ़ाना, मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो भाई साहब ये उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और जिसको डिसलाइक करना करने दो यार, तुम लोग बस साथ रहो और कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग साथ रहोगे हम जग जीत लेंगे, याद कर लेना, ठीक है। तुम लोग अगर साथ रहोगे हम जग जीत लेंगे। और भाई साहब हमने क्या कहा था, एक दिन ऐसा आएगा ना पूरा जलजला मचाएंगे, हर जगह जलजला मचाएंगे कि याद कर लेना तांडव सीरीज के नाम से लूसेंट मशहूर होगी, और मशहूर हो रही है। आज मात्र 23वां लेक्चर है, 23rd। ठीक है, चलो बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ अब देखो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ बच्चा, ये वाले मंदिर भी कैसे होंगे, द्रविड़ शैली के। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो, इसको ऊपर कर देते हैं, अगला मंदिर लगाते हैं जिसको कहते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम, हाँ अम्बुसर की क्लास 9:30 बजे होगी, अम्बुसर की मैथ की क्लास एसडी यादव की 9:30 बजे होगी। सब लोग 9:30 बजे तैयार रहिएगा, 8:30 की जगह 9:30 बजे क्लास का समय कर दिया गया अम्बुसर का। महाबलीपुरम मंदिर को याद रखिएगा, इस मंदिर को जो है ना चट्टानों को काट कर बनाया गया है, चट्टानों को काट कर बनाया गया है। किसको, महाबलीपुरम को। और महाबलीपुरम मंदिर कहां पर है, तो याद कर लो महाबलीपुरम मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु में है। और याद कर लो महाबलीपुरम मंदिर जो है ना वो कौन से राजाओं ने बनवाया था, तो भाई साहब वो बनवाया था पल्लव वंश के राजाओं ने, पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था, जिसका नाम था, क्या नाम था, महाबलीपुरम मंदिर नाम था। और महाबलीपुरम मंदिर चट्टानों को काट कर बनवाया गया, तमिलनाडु में पड़ता है, पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया। और याद कर लो भाई साहब, इस मंदिर में क्या है, इस मंदिर में भी रथ बने हुए हैं, और इस मंदिर को भी क्या कहते हैं, एकाश मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर को एकाश मंदिर भी कह देते हैं, या एकाश मंदिर के अलावा अथवा रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और भाई साहब इस मंदिर में रथों की संख्या कितनी है, तो इस मंदिर में याद कर लेना रथों की संख्या कितनी है, रथ टोटल है 7। और पेपर में प्रश्न हो रहा था सबसे बड़ा रथ किसका है, सबसे छोटा रथ किसका है, तो याद कर लेना सबसे छोटा रथ जो है ना उसका नाम है द्रौपदी, द्रौपदी। और याद कर लेना सबसे बड़ा रथ किसका है, सबसे बड़ा रथ है धर्मराज का, और सबसे छोटा रथ किसका है, द्रौपदी का। दोनों याद कर लेना, सबसे बड़ा रथ किसका है, धर्मराज का, सबसे छोटा रथ किसका है, द्रौपदी का। क्लियर है, मजा आ रहा, मजा आ रहा, आने दो आने दो। हाँ बिल्कुल। अब तुम कहोगे सर जी पल्लव वंश में कौन से राजा ने निर्माण करवाया था महाबलीपुरम मंदिर का, तो हम तुमको क्यों नहीं बताएंगे, नरसिंह देव वर्मन, नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने करवाया था, पल्लव वंश के राजा थे, इन्होंने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा बच्चे कह रहे सर जी हमने 1000 लाइक आज कर दिए आपके, क्या बात है यार, दिल जीत लिए तुमने तो आज मेरा, बहुत बढ़िया। अच्छा संकाय जी कह रहे नोएडा में लूसेंट के नाम से आपका नाम, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, दिल से भाई साहब, दिल से दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, याद कर लेना। अगर तुम पहाड़ हो तो मैं मांझी हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद कर लेना कि भाई साहब उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक सरकारी दामाद तुम ना बन जाओ। अब बिटिया कहेंगी सरकारी बहुरिया ना बन जाओ, याद कर लेना। हम केवल लड़कों का ही सपोर्ट नहीं करता, हम बिटिया लोगों का भी करते हैं। भाई साहब कोई सरकारी दामाद बनेंगे तो हमारी बिटिया बहनें बनेंगी सरकारी बहुरिया, और जब बहुरिया बन जाएंगे नचा के रख देंगे उनके घर को, याद कर लेना। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कोई उनसे चूं चाक नहीं करेगा, क्या बात है।
जबरदस्त, लूसेंट रट जाएगी, दिमाग में छप जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और तुम 10-10 लोगों को सब्सक्राइब भी करवा देना चैनल। कह दो भाई साहब राघव सर को का सपना है उन 9 में सिल्वर बटन को जल्दी से जल्दी लाना है। याद कर लेना भाई साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हमसे कृष्णा जी ये सवाल मत कर, कोई हमसे ये न पूछा कर कौन सी बुक पढ़े। मैं जितना पढ़ाऊं उतना पढ़ तू। जब तू ना पढ़े, जब तेरा प्रश्न पेपर में ना फंसे, तब मुझे बताना आके, तब मेरे कमेंटों पे एक निगेटिव कमेंट डाल देना। मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं सुधार कर लूं, लेकिन मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। याद कर लेना कि मेरा पढ़ाया हुआ पेपर में ना फंसे, ठीक है। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। तो हाँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, परेशान ना हो तू बच्चा, ठीक है। बिल्कुल, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ, 1-2 तीर्थ और बताएंगे तुम्हें। एक तीर्थ बताएंगे तुम्हें जबरदस्त, नैमिसारण। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा गया, नैमिसारण तीर्थ ये कहां पर है? तो ये पड़ता है यूपी में। और ये पूछा गया पेपर में यूपी के किस जिले में? तो हरदोई और सीतापुर के पास पड़ता है, हरदोई और सीतापुर के पास। तो बच्चों को लगता है ये हरदोई में पड़ता है। और जबकि नैमिसारण जो तीर्थ है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? तो याद कर लेना, सीतापुर जिले में। और ये तीर्थ क्यों फेमस है? तो भाई साहब एक महर्षि थे जिनका नाम था दधीच, महर्षि थे जिनका नाम था दधीची। और महर्षि दधीच ने क्या किया था? दधीची ने क्या किया था? अपनी हड्डियां, मतलब अपनी हड्डियां क्या, अपनी अस्थियां क्या कर दी थी? अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी थी। तो पेपर में प्रश्न आता है कि प्राचीन काल में महर्षि दधीच ने महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियां देवताओं को दान कर दी थी। उस जगह का नाम बताओ। तो उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिले का नैमिसारण तीर्थ है जो फेमस है भाई साहब, ठीक है। उस जगह का नाम बताओ तो आप आराम से बता दोगे। मानव जागृति कह रहे हैं कोर्स पूरा नहीं कराते हैं मास्टर। तुम लोग इनको बताओ जाके, प्राचीन इतिहास किसने कराया? कोई और मास्टर रह के करा गया? इतना पढ़ाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद तुम ऐसे इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे भाई साहब कुछ तो सोचा करो। एक गुरु के ऊपर लांछन लगा रहे हो, और लांछन लगाना पाप है सरासर गुरु के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल, चलो बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से तुम लोगों ने समझ रहे हो, ठीक, बहुत बढ़िया समझे हो। हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग दिलवाड़ा का जैन मंदिर, इसको ऊपर कर देते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कहां पड़ेगा? तो भाई साहब दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो पड़ेगा वो पड़ेगा माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पड़ेगा? माउंट आबू पड़ेगा राजस्थान। भाई साहब माउंट आबू पड़ेगा राजस्थान। कहां पे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्लियर? इसको बनवाया किसने? तो भाई साहब बिमल शाह ने। ये तो कल ही बताया था हमने, बिमल शाह। बिमल शाह कौन थे? गुजरात के चालुक्य, भीम प्रथम के सामंत कौन थे? बिमल शाह। बिमल शाह ने ही इसका
बनवाया था। क्लियर है। एक और जैन मंदिर पूछा जाता है, पालिताना का जैन मंदिर, पालिताना का जैन मंदिर। पालिताना का जैन मंदिर पेपर में एक बार नहीं कई बार पूछा गया, कई बार पूछा गया। कहां पर है तो याद कर लेना, भावनगर। और भावनगर कहां पड़ता है, गुजरात में। और किस पहाड़ी पर स्थित है तो याद कर लीजिएगा, शत्रुंजय पहाड़ी। शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है क्या, पालिताना का जैन मंदिर, भावनगर गुजरात। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जबरदस्त भाई साहब, क्लियर। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले बच्चा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो, फिर हमने यहीं पे एक और बताया था, अजंता एवं एलोरा। अजंता एवं एलोरा के बारे में। कहां पर है ये, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। किसने बनवाया, राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक वंश के शासक। और राष्ट्रकूट में किसने बनवाया, कृष्ण प्रथम ने। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब अजंता तथा एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, टोटल है 34 गुफाएं, टोटल है 34 गुफाएं, जिसमें 1 से 12 तक का हमने बताया था बौद्धों के लिए हैं, 13 से लेकर हिंदू तक के लिए हैं, तथा 30 से लेकर 34 तक का टोटल है किसके लिए, वो हैं जैनों के लिए। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना जितने बच्चे हो। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। और भाई साहब तैयार रहिएगा डेली शाम को 7 बजे हमसे पढ़ने के लिए। तो आज राघव ये बार कमेंट करके जोरदार तरीके से बताओ कि भाई साहब आज राघव सर की स्पेशल यूनिट फर्स्ट प्राचीन इतिहास की स्थापत्य कला के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया, आपको कैसा फील हुआ कि भाई साहब लूसेंट से हटके थी कि नहीं थी। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आज राघव सर की स्पेशल यूनिट फर्स्ट दिमाग में उतरी कि नहीं उतरी। भाई साहब अभी नहीं उतरी, मजा आ गया, क्या बात है। अच्छा ऊपर की स्लाइडों का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, और ले लो, ये भी ले लो। भाई साहब तुम जो भी कहोगे प्यार से हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। पूजा तनवार जी बता दिया गुफाओं के बारे में। टोटल 34 गुफा थी, ठीक है। 1 से 12 तक का बौद्धों के लिए, 13 से 29 तक का हिंदू और 30 से 34 जैनों के लिए। बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा लगा कि आईएएस बन जाओगे, पूरी लूसेंट कराएंगे, परेशान ना हो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुपर से ऊपर, क्या बात है। हाँ अच्छा अच्छा, सबको लाजवाब लाजवाब, क्या बात है। अच्छा पूरे उत्तराखंड में फैला दोगे आप, सुखदेव नौतियाल, क्या बात है। भाई साहब पूरा पूरा आज पसीना पसीना हो गया हूँ स्पेशल यूनिट पढ़ाने के चक्कर में, ठीक है। चलो मजेदार, बहुत बढ़िया। प्रदीप, पूनम, मजा आ गया। आकांक्षा, रियली एंजॉइंग। प्रदीप, हाँ सर सभी लोग तैयार रहिएगा 9:30 बजे अंबु सर के एसडी यादव क्लास में 9:30 बजे आज क्लास लेंगे। और आज आपको एक सरप्राइज, जिन बच्चों ने अभी नहीं देखा फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, बहुत बड़ा सरप्राइज है, ठीक है। प्राची जी मजा आ गया, बहुत मत जबरदस्त,
चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बहुत अच्छा फील हुआ, जबरदस्त। हाँ बिहार में फैल गया भाई साहब। बस ज्यादा तुमको कुछ नहीं करना है, अपने अपने क्षेत्र को कवर कर लो। अपने अपने क्षेत्र मतलब अपने अपने गली को, गली में जैसे तुम्हारे पढ़ने वाले रहते हैं, अपनी कोचिंग में जितने बच्चे हैं उनको भेज दो और बता यार, कह दो कहां तुम पैसा फूकने पड़े हो, चाहे बड़े घर के हो चाहे छोटे घर के, उनको बताओ थोड़ा सा। कह दो भाई साहब जहां पे इतना जबरदस्त कंटेंट तुमको फ्री मिल रहा, काहे तुम अपने अम्मा पापा पैसा बर्बाद कर रहे हो? उतने रुपया बचा लो, बर्गर वर्गर खाओ, किताबें खरीद लेना बढ़िया बढ़िया, नॉवेल पढ़ो। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारी क्लास का वेट होता है प्राची सोनकर। चलिए बहुत बढ़िया। चलो सबको आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जलजला, शाम 3 बजे 12 मई, दिन याद रखिएगा 12 मई, दिन 12 मई भाई साहब, तारीख है वो, ठीक है, तारीख है 12 मई याद रखिएगा। और आज जो है ना, आज है कितना, 1 तारीख है और 12 मई के बीच में 11 दिन का अंतराल है। प्राचीन इतिहास जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खंडार डालो और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के नोट्स बना डालो। अगर तुमको अपना टेस्ट करना है, अगर तुम में दम है तो आ जाना 12 मई को शाम 3 बजे मैदान में ना। सबका ये प्रकार से क्या करोगे, निचोड़ रख दूंगा। 500 प्लस प्रश्न ला रहा हूं प्राचीन इतिहास में भाई साहब। यूट्यूब में सब लोग मिक्सअप लाते हैं, हम एक एक टॉपिक खत्म कर करके कराएंगे कि मेरे बच्चा को प्राचीन इतिहास से कभी दिक्कत नहीं होगी। भाई साहब मिक्स पढ़ने से क्या फायदा, पूरा जीवन ही पढ़ते रहोगे, पूरा जीवन ही पढ़ते रहोगे। एक एक टॉपिक पूरा पूरा खत्म करो, ठीक है। तो जलजला याद रखिएगा। और हमारा चैनल सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन दबा देना, 10-10 लोगों को जोड़ देना। और एक नया हमारा चैनल है जहां पे गुरुओं की लीला देखोगे, जिसका नाम है गुरु लीला। क्या नाम है, गुरु लीला। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये मान लो आप राजा मुन्ना बेटा बन गए हो फिनिक्स एकेडमी परिवार के, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूं इस चैनल को इतना ज्यादा फैलाओ, फिनिक्स एकेडमी को इतना फैलाओ भाई साहब। बहुत ही, ये मान लो थोड़े से कदम दूर हैं, ये सिल्वर बटन, अभी एक जो ढक्कन दिखा रहा हूं बोतल का भाई साहब, फिर सिल्वर बटन दिखाऊंगा मैं तुमको। अभी ढक्कन दिखाना पड़ रहा, क्यों? क्योंकि भाई साहब अभी सिल्वर बटन है नहीं, ठीक। तो इसीलिए तुम लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और 10-10 लोगों को जोड़ो और अपने गली मोहल्ले में बताओ कि तो भाई साहब फेरी में मामला चल रहा है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। चलो सब लोग तैयार रहिएगा जबरदस्त तरीके से। बहुत बढ़िया, शाम 3 बजे से तैयार रहिएगा, ठीक है। हाँ, अंबुज सर के बर्थडे पर मतलब जन्म दिवस पे 8 घंटे की क्लास दूंगा शाम 3 बजे से लेके, जोड़ लो 8 घंटे बाकी की, ठीक। 500 प्रश्नों की महामैराथन कक्षा होगी। लूसेंट के प्राचीन इतिहास की एमसीक्यू का तांडव मचेगा, ठीक है। चलो 12 मई अंबुज सर बर्थडे स्पेशल क्लास। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, और भाई साहब 2 केक मंगा रहे हैं हम, 2 केक तुम लोग बता देना, 2 मंगाए कि 1 मंगाए, क्योंकि एक तो अंबुज सर के बर्थडे का आना ही है। दूसरा केक अगर तुम लोग 1000 वाचिंग ले आए तो दूसरा केक धड़ाधड़म धड़ूम, ठीक। क्लियर, क्लियर है। आओ बात सुनो, 12 मई के पहले अगर ले आए हो, 12 मई के पहले ले आए हो तो एक केक तो पहले धड़ाम धड़ूम कर देबे, उसके बाद अंबुज सर के बर्थडे में फिर उड़ा देबे, ठीक। केक खेबे, हमू खेबे, तुमू खइयो। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। साथियों विदा लेने का वक्त आ गया, जाने का दिल तो नहीं करता, जाना पड़ता, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलो मिलते हैं शाम को 7 बजे कल, अर्थात 2 मई 2021 को, अभी राघव सर की प्राचीन इतिहास में स्पेशल यूनिट 2 के साथ, ठीक। 3-4 यूनिट पढ़ाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। चलो साथियों टाटा बाय बाय, टेक केयर, सो जाओ, खाना पीना खा के पढ़ लियो, 9:30 बजे फिर आ जाओ पढ़े, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।